this is our next lecture which is of units and measurement chapter, जिसमें हम देखने वाले हैं supplementary units point। तो हमारा ये जो point है supplementary units, इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है। ये जो हमने देखे थे पिछले वीडियो में फंडामेंटल्स क्वांटिटीज एंड यूनिट्स एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, उसमें जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज सीखी थी वो थी हमारी इंडिपेंडेंट काइंड की क्वांटिटीज जो 7 थी। और ये जो 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज थी इनके 7 यूनिट्स होते हैं फ्रेंड। उसी में ये 2 अलग तरीके के यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। ये मोस्ट ऑफ द एंगल्स के लिए ही होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें पहला देखेंगे प्लेन एंगल। अब ये प्लेन एंगल होता क्या है? काफ़ी लोग सोचेंगे कि प्लेन एंगल यानी कि जो किसी प्लेन पर लिया गया हो, तो ऐसा नहीं है। जस्ट हम देखेंगे कि ये एक बैंगल है। ओके फ्रेंड्स, बैंगल के ये जो सेंटर है, सपोज ये सेंटर है इस बैंगल का, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मैंने कोई भी रेडियस ड्रॉ कर ली इस सर्कल की, तो वहाँ से जो भी एंगल तैयार होगा हम इसे प्लेन एंगल कह सकते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया सर्कल, इस सर्कल के अंदर अब मैं जो भी एंगल, यानी कि हमारे जो नॉर्मल एंगल्स होते हैं जो हम अब तक यूज करते आ रहे हैं, 10th तक हमने जो यूज किए वो थे प्लेन एंगल्स। ओके फ्रेंड्स, अब हर किसी को पता है प्लेन एंगल यानी कि होता क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अब ये एक सर्कल है, इस सर्कल में मैं जो भी एंगल निकालूंगी, जैसे कि अब मैंने 2 रेडियस डाल दी इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई एंगल तैयार हो गया। हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एंगल तैयार कर सकते हैं। आप कोई भी एंगल तैयार करेंगे वो होगा हमारा प्लेन एंगल, यानी कि हमने बचपन से जो पढ़ा है वही है प्लेन एंगल। अब सबको पता है प्लेन एंगल की एक यूनिट, बट हमने अब तक इन जो एंगल्स हैं इन्हें हमने डिग्री में यूज़ किया है, जैसे कि 90 डिग्री, 180 डिग्री। बट हम 11th में यही सीखेंगे कि हम इन एंगल्स को अब रेडियन में सीखने वाले हैं, जैसे कि 90 रेडियन। तो हम इसे कभी भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे, 90 रेडियन इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसे हम π/2 रेडियन लिखेंगे। अब आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे मैथ्स के क्लासेस में दी जाएगी, सो आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम ध्यान देंगे हमारे वीडियो पर, जहाँ पर अब हम थे 90 डिग्री को हमने जहाँ पर रेडियन में यूज़ किया π/2 इस एंगल को, यानी कि हमें याद रखना है प्लेन एंगल का जो यूनिट होगा वो होगा रेडियन, यानी कि इस तरीके से लिखा जाएगा। जो भी थीटा होगा यानी कि जो भी एंगल होगा वो रेडियन में होगा, इसमें इसका यूनिट हो गया रेडियन। और अब हम देखेंगे कि प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि प्लेन एंगल होता है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। इससे आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो सर्कल है इसकी आर्क, सपोज हमने यहाँ पर एक एंगल निकाल लिया, तो इसकी ये जो आर्क है अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी कि ये इतना पोर्शन और ये इतना पोर्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसके इक्वल होता है प्लेन एंगल। हम इन एंगल को डिफाइन करते हैं डी थीटा से, और ये जो डी एस है हम इसे डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ से इतना पोर्शन, इसे हम लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। और ये जो पोर्शन है इसे रेडियस कहते हैं, ये तो हम बचपन से सीखते आए हैं। तो रेडियस, यानी कि प्लेन एंगल को आपको जब भी डिफाइन करना होगा तो वो रेशियो होगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओके फ्रेंड्स, हमने रेडियस ऑफ अ सर्कल को r से डिनोट किया है और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल को ds से डिफाइन किया है। एग्जाम में आपको याद रखना है, और इसके लिए जो डायग्राम्स होंगी मैं आपको वो टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा प्लेन एंगल में मेरे हिसाब से। सो हमारा नेक्स्ट होगा सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल के बारे में सोचे तो ये होता है एक स्फीयर की तरह। आप सबने बचपन में इस बॉल के साथ तो खेला ही होगा। तो स्फीयर होता है यानी कि कंप्लीट सर्कल। जैसे कि हमने प्लेन एंगल में देखा कि यहाँ पर एक बैंगल थी जो पूरी तरीके से होलो थी,
बट स्फीयर होलो नहीं होता है फ्रेंड्स, ये डीप तक एकदम सेम होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक स्क्वायर लगाऊं तो यहाँ पर के ये पोर्शन बाहर निकाला, यानी कि अगर ये कोई एक स्फीयर है तो उसमें कुछ इस तरीके का 3D पोर्शन तैयार होगा फ्रेंड्स। यानी कि हम यहाँ जो देख रहे हैं उसमें 3D पैटर्न तैयार होगा इस एंगल का, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। डीप डाउन में ये ऐसा होगा। ओके फ्रेंड्स, अब सॉलिड एंगल के बारे में अगर हम जानें तो ये होता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। अब ये काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, हम इसे सिंपल में समझेंगे। यानी कि एरिया ऑफ पोर्शन, ऐसा एरिया जो सरफेस ऑफ अ स्फीयर का है। यानी कि सरफेस कौन सा होगा स्फीयर का? ऑफ कोर्स ये सरफेस होगा। यानी कि ये जो हमने बॉल देखा, इसका जो ये आउटर साइड है ये इसका सरफेस है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सरफेस का पार्ट है इसे हम कहेंगे सरफेस ऑफ अ स्फीयर। और स्क्वायर ऑफ अ रेडियस, अब हम रेडियस क्या लेंगे इसमें? जैसे कि हम प्लेन सर्कल में यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेते हैं, सेम इसमें भी वही होता है। बस यहाँ पर एक ही फर्क होता है कि यहाँ जो ये रेडियस होती है ये 2D में होता है, ये 2D होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल एंगल होता है। और ये जो है ये 3D होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल एंगल। बट इसकी रेडियस नॉर्मली ही ली जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ये जो DA है इसे हमने एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर से डिनोट किया है, और स्क्वायर ऑफ रेडियस को हमने स्मॉल r स्क्वायर से डिनोट किया है। यहाँ पर किसी को भी कैपिटल R नहीं डालना है। ओके फ्रेंड्स, और हम सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं DOHM से। ओके फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा है, मैंने यहाँ तो बताया। अब अगर हम देखें कि ये जो पूरा स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर ने जो एरिया सस्टेन किया है, यानी कि ये पूरा जो स्फीयर है इसने जो एरिया सस्टेन किया है एट द सेंटर, यानी कि इसका जो सेंटर होगा जो बीच में होगा, एकदम जैसे कि अर्थ है हमारी, वैसे एकदम एट द सेंटर जो इसे सस्टेन किया गया है, दिस इज द सॉलिड एंगल सस्टेन्ड बाय एंटायर स्फीयर एट इट्स सेंटर। यानी कि इस स्फीयर के अंदर एक सेंटर होगा, जिस सेंटर से हमने ये निकाला कि ये जो एंगल होगा एट द सेंटर, इसकी वैल्यू होगी 4πr² यानी कि अगर यहाँ पर r² कैंसिल हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 4π होगी। आपको ये MCQ में आ सकता है या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तब भी आ सकता है कि सॉलिड एंगल का जो स्फीयर जब सस्टेन करता है द एंटायर स्फीयर का जो सेंटर में जो सस्टेनेड एरिया होता है वो क्या होता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये 4π होता है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखना, इसे भूलना नहीं है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यूनिट्स के बारे में और मेजरमेंट्स के बारे में भी देखेंगे।